तो श्रोताओं, पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ाया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब आइए छात्रों, आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा। तो आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, वह समय पर स्टेशन पहुंचा। ही रीच्ड द स्टेशन एट टाइम। दूसरा देख लीजिए, हमने सदैव निर्धनों की रुपये पैसे से सहायता की। वी ऑलवेज हेल्प द पुअर विथ मनी। तीसरा देख लीजिए, मैं रात 10 बजे सो जाया करता था। आई वेंट टू बेड एट 10 इन द नाइट। चौथा उदाहरण देखिए, वह झूठ जरूर बोला। ही डिड टेल ए लाई। पांचवा उदाहरण देखिए, हम प्रतिदिन 6 बजे उठा करते थे। वी यूज टू गो गेट अप एट 6 o'clock डेली। ठीक है छात्रों, ये आपको उदाहरण मिल गया। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान आप जान लीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आ ई ए, ऐसे वाक्यों के अंत में आई ई ए पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं आई ई ए की मात्रा लगी होती है। था, थी, थे भी पाया जाता है। ठीक है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाता है। जैसे आपने उदाहरण देख लिया चारों। इसके नियम की तरफ हम बढ़ते हैं छात्रों। तो इसके नियम में, जब कोई काम भूतकाल में हो परंतु वह स्पष्ट न हो कि काम समाप्त हो गया है अथवा अभी अधूरा है, तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। ठीक है, कोई काम भूतकाल में हो परंतु स्पष्ट न हो कि काम समाप्त हो गया है अथवा अभी अधूरा है। काम भूतकाल में हो, ये ध्यान देना, कार्य भूतकाल में होगा लेकिन जो है स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए इसे जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब हिंदी से अंग्रेजी बनाने के नियम जान लीजिए। तो ऐसे वाक्यों में छात्रों, सर्वप्रथम कर्ता की अंग्रेजी लिखी जाती है, उसके बाद मुख्य क्रिया का दूसरा रूप लिखा जाता है, फिर वाक्य में आए हुए कर्म को लिखकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। जैसे आप देख लीजिए, पहले उदाहरण में वह समय पर स्टेशन पहुंचा, वह कर्ता इसमें है इसलिए ही हो गया। फिर समय पर स्टेशन पहुंचा, फिर पहुंचा की अंग्रेजी लिखेंगे, पहुंचना की होती है रीच, तो वो क्रिया का सेकेंड फॉर्म रीच्ड हो जाएगा। कर्ता के बाद रीच्ड हो गया। फिर जो है समय पर स्टेशन, तो द स्टेशन एट टाइम। ठीक है, ये आपका कर्म के अंतर्गत हो गया, इसको लिख दिए, फिर फुल स्टॉप लगा दिए। तीसरा उदाहरण देख लीजिए, मैं रात 10 बजे सो जाया करता था। था, तिथि, तिथे करके वाक्य आता है, ये भी इसकी पहचान है। ठीक है, ऐसा वाक्य आ जाए तो घबराना मत। था, तिथि, तिथे करके भी आता है। तो मैं रात 10 बजे सो जाया करता था, तो इसमें जो है मैं करता इसलिए आई हुआ, और सोना की अंग्रेजी जो है स्लीप होता है, सो जाया करता था। तो आई वेंट टू बेड, यहाँ पर स्लिप न हो करके वेंट टू बेड हो जाएगा एट 10 इन द नाइट। ठीक है, इसका सूत्र हो जाएगा जो है, एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, यस1 या यस2 प्लस भी का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है छात्रों, लेकिन ध्यान देना छात्रों, इसमें और भी नियम है।
केवल कर्ता मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म और कर्म लिखने से ही ये नहीं बन जाएगा, इसके और भी नियम है। ये पूरे टेंसों में सबसे कठिन टेंस माना जाता है। वो कैसे? क्योंकि इसका नियम भिन्न भिन्न है अन्य टेंसों की अपेक्षा। जैसे आप इसका और भी दूसरा नियम देख लीजिए। कभी कभी कार्य करने पर जोर डालता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में कर्ता के बाद डिड लगाकर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। यदि कार्य ऐसा वाक्य आपके सामने आए जो जोर डालता हो तो वहाँ पर जो है सेकेंड फॉर्म आप नहीं लगाएंगे कर्ता के बाद। कर्ता के बाद वहाँ पर आप डिड लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, तब जाके कर्म लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे जो है आप एक उदाहरण को देख लीजिए। अंत में वह अपने उद्देश्य में सफल हुआ। कार्य पर जोर डाल रहा है यहाँ पर, इसलिए जो है कर्ता सबसे पहले लिखा गया ही, फिर जो है मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म नहीं लिखा गया है, यहाँ पर डिड लिखा गया। क्यों? क्योंकि कार्य पर जोर दे रहा है। फिर उसके बाद जो है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा गया, फिर जो है कर्म लिखा गया है। जैसे बन गया जो है ही डिड सक्सेस इन हिज मिशन इन द लॉन्ग रन। जैसे उदाहरण नंबर 4 को भी आप देख सकते हैं। वह झूठ जरूर बोला। कैसा वाक्य आपको लग रहा है? बोला आइए की तो मात्रा लगा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन जो है कैसा वाक्य? यह जोर दे रहा है, कार्य पर जोर दे रहा है। जरूर बोला, कार्य पर दबाव दे रहा है, जोर डाल रहा है, इसलिए जो है क्या लिख देंगे इसको आप? सेकेंड फॉर्म लगाएंगे मुख्य क्रिया का? नहीं, इसका नियम है। चौथा उदाहरण को ध्यान से देखिए। वाक्य पर जोर दे रहा है, कार्य करने पर जोर दे रहा है यह वाक्य, ठीक है। इसलिए जो है सेकेंड फॉर्म यहाँ नहीं लगेगी। कर्ता के बाद डिड लिखा जाता है जब कार्य पर जोर देता है तो, ठीक है। ऐसे वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट में कर्ता के बाद डिड लिखा जाएगा, फिर मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, पहला रूप लिखा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद कर्म को लिखेंगे। जैसे चौथा उदाहरण में देख लीजिए, वह झूठ जरूर बोला, ही डिड टेल ए लाई, ठीक है, ही डिड टेल ए लाई। इसका सूत्र हो जाएगा S1 या S2 प्लस डिड प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जो है तीसरा भी नियम है छात्रों। इसमें नियम हिंदी से अंग्रेजी बनाने के कई हैं। पहला नियम सेकेंड फॉर्म आपको मैंने बताया, वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। दूसरे नियम में जोर डालता है तो ऐसी बातें नहीं है, डिड लगाकर मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, ठीक है। अब तीसरा नियम देख लीजिए हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए। कभी कभी ऐसा वाक्य आता है जो भूतकाल में किसी मनुष्य या वस्तु की आदत को प्रकट करता है। जैसे जो है 5वां उदाहरण देख लीजिए। हम प्रतिदिन 6 बजे उठा करते थे। क्या है? भूतकाल में है, ठीक है, 6 बजे उठा करते थे प्रतिदिन। हम मतलब मनुष्य की आदत प्रकट कर रहा है, हम मनुष्य के लिए है, और इसमें आदत उसकी है जो है 6 बजे उठने की, ठीक है। तो आदत का प्रकट होना इसमें मालूम पड़ता है 5वें उदाहरण में। तो ऐसा वाक्य जिसमें जो है मनुष्य या वस्तु की आदत प्रकट होना पाया जाए, ऐसे वाक्यों में सर्वप्रथम कर्ता तो लिखा ही जाता है हर में, लेकिन उसके बाद जो है इसमें ऐसा वाक्य आता है तो यूज्ड का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का पहला रूप लिखकर अंत में आए हुए कर्म को लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब भूतकाल में किसी मनुष्य या वस्तु की आदत प्रकट करता है, जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए। मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन घर पर पढ़ाया करते थे,
क्या करते थे प्रतिदिन? पिताजी क्या हैं, ये मनुष्य की आदत प्रकट कर रहा है, उनकी आदत बन गई है प्रतिदिन घर पर पढ़ाने की, इसलिए जो है इसमें आदत प्रकट होने का भाव मिल रहा है। इसलिए ऐसे वाक्यों को जो है कर्ता के बाद यूज टू का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का पहला रूप लगाते हैं। जैसे मेरे पिताजी मुझे प्रतिदिन घर पर पढ़ाया करते थे। माई फादर यूज्ड टू कोच मी एट होम एवरी डे। ठीक है। उदाहरण नंबर 5 को भी अब मैंने आपको बता दिया, उसको समझा दिया, जिसका सूत्र है जो है S1 या S2 प्लस यूज्ड टू प्लस भी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। वर्ब से पहले ऐसे क्रियाओं में, ऐसे वाक्यों में जो है यूज टू का प्रयोग होता है, मनुष्य अवस्था की आदत प्रकट करे तब। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद कर्म को लिखेंगे। ठीक है छात्रों। तो इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। मुझे उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 80 52 52 22 74। मैं आपको हर संभव सहायता करने के लिए तैयार रहूँगा। तब तक के लिए छात्रों, जय हिंद।